कल सेक्शन 399 यानी कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि डकैती करने की प्रिपरेशन करना एक गंभीर अपराध होता है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 सालों तक का हो सकता है, साथ में फाइन लगाने का भी प्रोविजन दिया है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 400। नाउ सेक्शन 400 डील्स विद पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैत। अब देखिए, ये सेक्शन एक्चुअल में आपको पनिश सिर्फ इस बात के लिए करता है कि आप डकैत गैंग के मेंबर हो। तो सेक्शन 400 पे से पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैत। आप समझना इस सेक्शन को ध्यान से कि इस सेक्शन में पनिशमेंट आपको सिर्फ इस बात की मिल जाती है कि आप एक ऐसी गैंग के मेंबर हो जो गैंग डकैती करने में जुड़ी होती है, या उस गैंग की हैबिट है कि वो डकैती करती रहती है। सो एक्चुअली दिस सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर दोज who belong to the gang of person who make it their business to commit डकैती। यानी कोई ऐसी गैंग है, गैंग का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो हमेशा हैबिचुअली डकैती करता रहता है, डकैती करने का ही उस गैंग का काम है, और आप उस गैंग के मेंबर बन जाते हो। तो अब आप उस गैंग के मेंबर बन जाते हो, तो अभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी स्क्रीन इज नॉट विजिबल। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। नाउ विजिबल। यस सर। तो सेक्शन 400 आपको पनिश सिर्फ क्यों कर देता है? क्योंकि आप उस गैंग के मेंबर बन रहे हो जो हैबिचुअली डकैती करती है, राइट? बस इसी की पनिशमेंट आपको मिल जाती है। और इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि जो डकैत लोगों की गैंग होती है वो गैंग बड़ी ना हो, वो गैंग ब्रेक हो जाए। क्योंकि अगर हम इतनी ज्यादा पनिशमेंट देंगे किसी को वो गैंग ज्वाइन करने के लिए, तो लोगों के अंदर डर बनेगा और वो गैंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। पनिशमेंट यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 सालों तक का दिया जा सकता है, और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 401, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। ऊपर वाले सेक्शन में पनिशमेंट आपको मिली थी डकैत लोगों की गैंग ज्वाइन करने पे, यहाँ चोर लोगों की गैंग ज्वाइन करने पे आपको मिलेगी। अच्छा, चोर और रॉबर्स दोनों इसमें आ गए, गैंग ऑफ थीव, गैंग ऑफ रॉबर्स। अब इतना तो समझ चुके होंगे आपकी चोर, रॉबर और डकैत, इनमें बहुत फर्क होता है। डकैत इनसे अव्वल दर्जे के लोग होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं। तो जब डकैतों की गैंग आप ज्वाइन करते हो तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक का मिल सकता है। अगर चोरों की गैंग ज्वाइन करोगे या कोई ऐसी गैंग ज्वाइन करोगे जो हैबिचुअली चोरी करती है, रॉबरी करती है, तो उस केस में आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का मिल सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप उस गैंग के अंदर जाके कोई ऑफेंस करो तो ही आपको ये सजा मिलेगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गैंग हैज कमिटेड द थेफ्ट और हैज कमिटेड एनी पर्टिकुलर थेफ्ट इन कंपनी विद द अदर मेंबर। व्हाट इज टू बी प्रूव्ड इन दिस सेक्शन कि आपने वो चोरों की गैंग ज्वाइन करी है, बस। उसके बाद सेक्शन 402 आता है। सेक्शन 402 कहता है असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। डकैती करने के पर्पज से एक जगह पे असेंबल होना। असेंबल होना यानी कि एक जगह पे भीड़ इकट्ठी करना। डकैत लोगों की जो गैंग है ना, उसके सारे मेंबर एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं इस पर्पज से कि वो डकैती करेंगे। हम कह सकते हैं कि इट इज एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ पर्सन मीटिंग फॉर कॉमन पर्पज टू कमिट डकैती। ऐसी असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसी असेंबली होती है, कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो अनलॉफुल पर्पज के लिए होते हैं,
यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस यहाँ पे ये कि ये सब लोग मिलकर डकैती करने वाले हैं, तो ये एक अनलॉफुल पर्पस हुआ ना। तो ये जो असेंबली हुई है, ये एक अनलॉफुल असेंबली है, क्योंकि इनका जो कॉमन पर्पस है वो डकैती करने का है। तो अगर आप डकैती करने के पर्पस से 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो वहां पे सोचते हैं कि अब हम डकैती करेंगे, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का और फाइन उन पे लगाया जा सकता है। उनको सेक्शन 402 में पनिश किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस सेक्शन का इंटेंशन क्या है? इस सेक्शन का इंटेंशन भी बड़ा साधारण है, कि ऐसे लोगों को एक जगह पे असेंबल भी मत होने दो इस पर्पस से कि वो डकैती करें। अब यहाँ पे चीज ये होती है कि ये पता लगाना कि वो व्यक्ति वहां पे डकैती करने के पर्पस से ही इकट्ठा हुआ है, ये इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, वहां से देख के समझना पड़ता है कि वो डकैती करने के पर्पस से ही इकट्ठे हुए थे। चलिए, ये डकैती वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। डकैती रॉबरी इसमें कवर हो गया। अब आता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये एक अलग सब हेडिंग है इसकी, जिसमें अपन बात करेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब तो आप समझते होंगे, किसी चीज को गलत तरह से अप्रोप्रिएट करना, या कहो कि जो चीज आपकी नहीं है उसको अपनी बताना। एक होता है अप्रोप्रिएट करना, यानी कि किसी चीज के बारे में बताना कि ये कहाँ है, कैसी है, किसकी है। और एक होता है मिस अप्रोप्रिएट करना, मतलब जिस जो चीज आप उस जो भी डिटेल आप उस चीज के बारे में बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, यानी आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। आप किस चीज का मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो? यहाँ पे प्रॉपर्टी। और क्रिमिनल वर्ड लग गया है, मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 403 आता है, जो बात करता है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इस सेक्शन को रीड करोगे तो इसमें लिखा है दैट हुएवर dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अब इस सेक्शन की डेफिनेशन को पढ़ के पहले तो एक चीज समझ लो कि प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन या मैं कहूं डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, क्योंकि सेक्शन की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा इंग्रेडिएंट कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट तरीके से मिस अप्रोप्रिएट करा है आपने, या उसको अपने यूज में, अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया है आपने। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, द प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू यू, बट फिर भी उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया है। मतलब आप उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि सर वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर भी मैंने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया, ऐसा कैसे? अगर वो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं तो वो मेरे पास आई कहां से? तो देखो, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द पोजेशन हैज बीन इनोसेंटली कम टू यू। मतलब उस प्रॉपर्टी का पोजेशन तो आपके पास इनोसेंट तरीके से आया था, बट जब वो इनोसेंट तरीके से आपके पास आ गया तो आपके इरादे बदल गए। सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन, आपका इरादा बदल गया, आपका इंटेंशन बदल गया, और आपने फिर उसको अपने पास ही रखने का डिसाइड कर लिया, गलत तरीके से, फ्रॉडफुल तरीके से। बस उसी को कहते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आपको एक चीज ये समझना होगी यहाँ पे, कि एक होता था चोरी और एक होता है ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। इसमें क्या फर्क है? चोरी क्या होती थी? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज थेफ्ट? जो मैंने आपको थेफ्ट पढ़ाया अभी 2 दिन पहले, अगर उसकी लाइट में आप लोग मुझे बताओ कि चोरी क्या होती है। आदित्य जी बताएंगे चोरी क्या होती है?
चाहे तो सेक्शन की मदद ले सकते हैं। एम आई ऑडिबल? उमेश जी, आप बता सकते हैं चोरी क्या होती है? अगर किसी का राइटफुल या मतलब किसी की जो थिंग है उसे ले जाना, रॉन्गफुल पोजीशन है क्या बोलते हैं। ठीक है, आपने कल का लेक्चर देखा? नहीं सर, कल लेट हो गया था। चलिए ठीक है, उसको देख लेना एक बार, फिर उसकी लाइट में चोरी बताना क्या होती है। तो चोरी के जो इंग्रेडिएंट थे वो हमने कल डिस्कस किए थे, और अभी हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। थेफ्ट डिफाइन किया था सेक्शन 378 के अंदर, जिसका मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो ये कि डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की कंसेंट के बिना उसके पोजीशन से बाहर निकाल लेना। जिस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी हो, उसके पोजीशन से, बिना उसकी कंसेंट से, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली बाहर निकाल लेना। तो चोरी कंप्लीट हो जाती है एज सून एज द ऑफेंडर मूव्स द प्रॉपर्टी। जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन के पोजीशन से मूव कर लेते हो, चोरी कंप्लीट हो जाती है। बट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कब होता है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन तब होता है जब वो प्रॉपर्टी आई आपके पास इनोसेंटली खुद, बट बाद में आपका इंटेंशन बदल गया और आपने उसको अपने पास रिटेन करने का डिसाइड कर लिया। यानी चोरी में वो प्रॉपर्टी आपके पास डिसऑनेस्टली आती है, फ्रॉडफुल तरीके से आती है, आप खुद उसको लेके आते हो, आप उसको खुद डिसऑनेस्टली लेके आते हो। बट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉपर्टी आपके पास इनोसेंटली आती है, और इनोसेंटली आने के बाद आपका इंटेंशन चेंज होता है और आप उसको अपने पास रखते हो। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, द डिसऑनेस्ट इंटेंशन दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे बनता है वो ये कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन इन दोनों ही ऑफेंसेस में होता है। थेफ्ट के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपका ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन के पोजीशन से बाहर निकाल रहे हो, और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास ही रिटेन करके रखना चाहते हो, या फिर उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये चीज दोनों में कॉमन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू एप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो कि आपने किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके पोजीशन से बाहर ले ली, लेकिन गुड फेथ में ली। गुड फेथ में ये समझ के ली कि वो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो वो आपकी है। सपोज करो कि आपके पास कोई पेन था, वही सेम पेन आपने मेरे पास देखा, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको लगा कि जो पेन मेरे पास है वो आपका है। तो आपने गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था चोरी करने का वहां पे, आपने तो गुड फेथ में वो पेन मुझसे ले लिया, मेरे बिना परमिशन के आपने वो पेन मुझसे ले लिया, गुड फेथ में ये सोच के कि वो पेन आपका है, और आप उसको लेके चले गए। तो अब माना जाएगा कि आपने चोरी तो नहीं की है,
क्यों नहीं किए चोरी? क्योंकि चोरी करने का जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो यही होता है कि आप जिस चीज को मेरे पोजीशन से बाहर निकालोगे वहां पे आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, यानी ये गलत इरादा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे गलत इरादा तो आपका था ही नहीं, आप तो गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी मेरे पास से लेके गए हो, तो चोरी तो इसको बोल नहीं सकते। बट क्या हुआ कि आपने जब बाद में घर जाके उस पेन को अच्छे से देखा, उस पेन को अच्छे से देखा, उसकी परीक्षा की, सो यू डिस्कवर्ड दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। आपको ये पता चलता है कि आपसे गलती हो गई, वो पेन आपका नहीं है। उस पेन में कुछ ऐसी निशानी थी मेरी जो देख के आप समझ गए कि वो पेन आपका नहीं है। तो अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप उस पेन को मेरे पास आके फिर से मुझे लौटा दें। बट आपने क्या किया, आपने उस पेन को अपने ही उसके लिए कन्वर्ट कर लिया, ये डिस्कवर करने के बाद भी कि वो पेन आपका नहीं है। यू डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट दैट पेन फॉर हिज ओन यूज, फॉर योर ओन यूज। तो अब आपने जो ऑफेंस किया है वो सेक्शन 403 यानी कि डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। क्योंकि चीज क्या हुई थी कि जब पहली बार वो पेन आपके हाथ में आया था तो वो इनोसेंटली आया था, गुड फेथ में आया था, बट सब्सिक्वेंटली जब आपने डिस्कवर किया कि वो आपका नहीं है तो डिसऑनेस्टली आपने उसको अपने पास ही रखने की कोशिश कर ली, अपने पास ही रिटेन कर लिया। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको रोड पे पड़ा हुआ एक सिक्का मिलता है, अब रोड पे पड़ा हुआ एक सिक्का अगर आपको मिलता है तो आप ये नहीं जानते हो कि वो सिक्का किसका है, क्योंकि उस सिक्के पे लिखा नहीं होता है कि ये सिक्का किसका है। आप उस सिक्के को उठा सकते हो, अगर आप उस सिक्के को उठाते हो तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, ना तो आपने चोरी करी, ना आपने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन करा। बट अगर आप समझो कि आपको रोड पे पड़ा हुआ कोई पर्स मिला और उस पर्स में पैसे थे और आपको नहीं पता था कि वो पर्स किसका है और आपने उसको उठा लिया, तो जब आपको नहीं पता है कि वो पर्स किसका है और आपने उस पर्स को उठाया है तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन जब आपको ये डिस्कवर हो गया, ये पता चल गया कि वो पर्स किसी व्यक्ति का है जिसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल्स उस पर्स के अंदर एक कागज में लिखी हुई है, आप जान चुके हो कि ये पर्स किसका है, फिर भी आप उस पर्स को अपने पास रिटेन करना चाहते हो, आप उसके मालिक को कांटेक्ट नहीं करते हो, आप उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपने यहाँ पे जो ऑफेंस किया है वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया है। यहाँ पे आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों लगाया जा सकता है। तो ये एक चीज होती है। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट or of restoring it to the owner does not misappropriate and is not guilty of an offense, but he is guilty of the offense if he appropriate to his own use when he know or has means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner, he kept the property with himself। यानी आप उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश कर सकते थे, आप उसके मालिक को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते थे, बट आपने किया नहीं, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रख ली, जो आपको रोड से पड़ी हुई प्रॉपर्टी मिली अपने पास ही रख ली, तो आप इस ऑफेंस के लिए गिल्टी हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आओ सेक्शन 404 पे। Dishonest misappropriation of property possessed by a deceased person at the time of his death। Dishonest misappropriation of property possessed by a deceased person at the time of his death। ये तो जानते ही हो कि कोई व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत निकट हो, उसकी डेथ होने वाली हो, वो आखिरी वक्त मरते वक्त अपने पास कोई प्रॉपर्टी लेके बैठा था हाथ में, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो, और वो मर गया व्यक्ति आपके सामने ही, आपकी नजरों के सामने ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में मरते वक्त उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो आपने देखा कि अरे ये तो मर गया, लोगों को पता ही नहीं प्रॉपर्टी किसकी, तो आपने उसकी वो प्रॉपर्टी ले ली और बता दिया सबको कि आपकी है। यानी डिसऑनेस्टली आपने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया उस प्रॉपर्टी को जो डिकीज्ड, यानी कि जो व्यक्ति मर गया, मरते वक्त उसके पास थी वो प्रॉपर्टी। सो बेसिकली
दिस सेक्शन रिलेट्स टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी पेक्यूलियरली नीडिंग प्रोटेक्शन। ये एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी विच वॉज इन द पोजेशन ऑफ द डिकीज्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टिल द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इट स्टैपिंग। आपको ये तो पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके लीगल एयर को मिल जाती है। उसका बेटा, बेटी, मम्मी, पापा, जो भी उसका लीगल एयर होता है, जिसको भी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उनकी मृत्यु के बाद मिलना चाहिए, उसको मिल जाता है। तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट इतना है कि जब कोई व्यक्ति मरा, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो उसकी मृत्यु के बाद से लेके, यानी उसकी मृत्यु से लेके जब तक उसके लीगल एयर आके उस प्रॉपर्टी को ना ले ले, क्योंकि एक बार उन्होंने आके प्रॉपर्टी ले ली तो फिर तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, उनकी हो जाएगी प्रॉपर्टी। बट जब तक वो नहीं आते, यानी आप समझो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से लेके जब तक उसके लीगल एयर नहीं आ जाते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, उस बीच तक, उस टाइम पीरियड में वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? उस प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी का भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे कोई व्यक्ति आके इस प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ना कर दे, इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है। जैसे कि कोई व्यक्ति था जेड नाम का, उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के वक्त उसके पास कुछ फर्नीचर और कुछ पैसे थे, तो उसका जो सर्वेंट था ए नाम का, वो सर्वेंट को पता था कि इसके पास पैसा है अलमारी में रखा हुआ, इसके साथ बहुत सारा पैसा है जो इसके अलमीरा में रखा हुआ है। तो इस सर्वेंट ने सोचा कि जैसे ही इसके रिश्तेदार यहाँ पे आए, फटाक से जाके मैं उस अलमीरा के अंदर से वो पैसे निकाल लेता हूँ। जब तक इसके रिश्तेदार आए उसके पहले मुझे जाके वो पैसे निकाल लेना चाहिए। सर्वेंट ने ऐसा सोचा और सर्वेंट ने ऐसा किया भी, उसने उन पैसों को निकाल लिया। यानी सर्वेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया? सर्वेंट ने यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। इम्प्रिजनमेंट इसमें 3 साल तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा, और नहीं है एंड है, यानी 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, यानी 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और इसमें एक स्पेशल चीज, अगर जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है, अगर वो उस पर्सन की डेथ के वक्त उसका क्लर्क या सर्वेंट होगा, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का मिलेगा प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन ये ऑफेंस करेगा तो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, लेकिन अगर उस मरने वाले व्यक्ति का क्लर्क या सर्वेंट ये चीज करेगा तो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का है प्लस फाइन है। अब ऐसा भेदभाव क्यों, सजा इतनी ज्यादा क्यों, क्लर्क और सर्वेंट को ज्यादा सजा क्यों? तो उसका एक रीजन है कि क्लर्क और सर्वेंट हमेशा उस व्यक्ति के पास ही रहेंगे क्योंकि वो उस व्यक्ति का काम करते हैं। तो ऐसे में इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इस ऑफेंस को इजीली करने के लिए। एक आउटसाइडर को ये पता नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति अंदर मर रहा है तो मैं जाके उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ, लेकिन एक क्लर्क और सर्वेंट को तो ये चीज पता है ना कि उनका मालिक मृत्यु के निकट है, तो इजीली वो लोग इस ऑफेंस को कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंस को ये क्लर्क और सर्वेंट लोग ज्यादा ना करें, इसलिए इनको थोड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो कि 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन यहाँ पे दे रखा है। चलो, तो ये जो 2 सेक्शन थे 403 404, ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के थे। अब आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दिस सेक्शन टॉक अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई, सपोज करो कि कोई ट्रस्ट करता है आप पे बहुत ज्यादा, या आप किसी ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहां पे आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं और आप उनका एकदम से भरोसा तोड़ देते हो। कि कोई प्रॉपर्टी आपको एज अ ट्रस्ट पे दे रखी है कि इस प्रॉपर्टी का ध्यान आप रखना, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है बट आपको वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दे रखी है ध्यान रखने के लिए, और आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेते हो, या आप उसका ध्यान ही नहीं रखते हो, या आप उसका ऐसा ध्यान रखते हो कि उस प्रॉपर्टी से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, या आपका उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन जाग जाता है।
तो ऐसे में आप वहां पे क्या कर देते हो, आप उस भरोसे को तोड़ देते हो जिस भरोसे पे आपको वो प्रॉपर्टी दी गई थी, यानी आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देते हो। अब इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है, देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है तो सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे आएगी वो आएगी इंटरेस्टमेंट। ब्रीच तो तब होगा ना जब ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट टूटता कब है, जब ट्रस्ट होता है। तो पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे है कि इंटरेस्टमेंट होना चाहिए, यानी ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए। अब ये ट्रस्ट का मतलब वो भरोसे वाला ट्रस्ट मत समझना, उसके जैसा ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ इंटरेस्टमेंट का मतलब कि आपको कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया जाता है, कोई प्रॉपर्टी का डोमिनियन आपको दिया जाता है, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो। वो प्रॉपर्टी आपको इसलिए नहीं दी जाती है कि वो प्रॉपर्टी आपको देना चाहते हैं या आप उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए इस्तेमाल करो, ऐसा इसलिए वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दी जाती है। वो प्रॉपर्टी आपको ट्रस्ट पे इसलिए दी जाती है ताकि उसके लिए कुछ आपको काम बताए जाते हैं जो आपको उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में करना हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्टमेंट। फिर जब वो प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्टमेंट में मिल गई, तो वेदर द एक्यूज्ड वाज एक्चुएटेड बाय अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन और नॉट, बट ही मिसअप्रोप्रिएटेड इट or converted to his own use to the detriment of the person who entrusted it। अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि whether the accused was actuated by dishonest intention or not, मतलब चाहे आपके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आया हो या ना आया हो, मतलब यहाँ पे इंटेंशन की जरूरत ही नहीं। तो कर क्या रहे हो आप, आपको इंटरेस्टमेंट पे वो प्रॉपर्टी मिली है, तो आपने उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। आप ये बताने लग गए कि वो प्रॉपर्टी आपकी, जबकि वो प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्टमेंट पे मिली है, आपकी नहीं है। तो एक तो आपने ये बता दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, एक चीज ये कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि आपने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया। और आप उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी आपको एंट्रस्ट करी थी, उस व्यक्ति का डेट्रीमेंट इफेक्ट हो रहा है उस व्यक्ति पे। यानी कि उस व्यक्ति ने आपको, जिसने प्रॉपर्टी दी थी, आप उसके अगेंस्ट जाके उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर रहे हो। जिसने आपको प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी थी उसने अपने फायदे के लिए दी थी, आप अपने फायदे के लिए यूज करने लगे। अब आपका फायदा हो रहा है तो उसका फायदा बंद हो गया ना, उसके लिए वो डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले आपको कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्टमेंट पे दी जाती है, कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रस्ट पे दी जाती है, चाहे आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो या ना हो, बट आपने उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया, और जिस व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी थी उसके लिए अब वो प्रॉपर्टी कोई फायदे की बची नहीं है, क्योंकि आप उसको अपने लिए यूज कर रहे हो। तो सपोज, तो आप समझ लो कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो। अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अराइज तभी होगा जब कोई व्यक्ति आप पे प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट करे या किसी प्रॉपर्टी का डोमिनियन आपको सौंपे। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आपको पता है विल क्या होती है, वसीयत क्या होती है, और उसका एग्जीक्यूटर कौन होता है। वसीयत मरने वाला व्यक्ति लिख के जाता है, और एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो उस विल को एग्जीक्यूट करता है। यानी मरने वाले व्यक्ति के साथ में बैठ के विल लिखने वाला व्यक्ति एग्जीक्यूटर होता है, जो उस मरते हुए व्यक्ति के पास बैठ के, और जरूरी नहीं है कि वो जब मरते दम पे हो तभी वसीयत लिखेगा, वो मरने के पहले भी वसीयत लिख सकता है, बट वो वसीयत जिस व्यक्ति के सामने लिखता है उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। और एग्जीक्यूटर ही वो पर्सन होता है जो वो मरे हुए व्यक्ति की विल को बाद में एग्जीक्यूट करता है, और वही वो पर्सन होता है जिसको उस मरने वाले व्यक्ति की, जिसकी विल एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में सब कुछ पता होता है कि मरने वाला व्यक्ति क्या बोल के गया था, उसने क्या लिखवाया था वसीयत में, सब पता होता है एग्जीक्यूटर को। तो सपोज करो कि आप किसी पर्सन की वसीयत के एग्जीक्यूटर हो, यानी आपने किसी व्यक्ति की वसीयत लिखी थी और वो व्यक्ति मर गया। अब वो व्यक्ति जब मर गया तो उसकी वसीयत को एग्जीक्यूट कौन करेगा, आप करोगे।
आप जाओगे उस व्यक्ति के परिवार में और कहोगे कि इन व्यक्ति ने मेरे पास बैठ के एक वसीयत लिखी थी, मैं उस वसीयत को एग्जीक्यूट करूंगा। अब ये वसीयत वगैरह जितना भी होता है ना, इनका कानून अलग ही होता है। उस लॉ के अगेंस्ट वो वसीयत आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। बट आपने क्या किया, आपने डिसऑनेस्टली उस लॉ को डिसओबे कर दिया। मतलब वसीयत से रिलेटेड जो लॉ होती है, आईपीसी इज अ डिफरेंट थिंग, इंडियन पीनल कोड एक अलग चीज है, ठीक है। और वसीयत जो है वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है। ये सब सक्सेशन वगैरह, टेस्टामेंट्री सक्सेशन वगैरह उस सब के आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्ज क्या बनता है, आपका फर्ज ये बनता है कि आप उस वसीयत के एग्जीक्यूटर थे। तो जब वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी वसीयत को आपको डिस ओबे नहीं करना था, आपको उसकी वसीयत को एग्जीक्यूट करना था अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस लॉ को डिसओबे कर दिया। और जो वसीयत वो डिकीज्ड पर्सन आपके सामने लिख के गए थे, उस वसीयत में जिस भी प्रॉपर्टी का जिक्र हुआ था, उस प्रॉपर्टी को आपने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों किया आपने, अरे वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करके गया था कि आपके सामने वसीयत लिखेगा तो आप गलत नहीं करोगे, आपने उसका ट्रस्ट भी तोड़ दिया। उसकी वसीयत लिखी हुई को आपने डिसऑनेस्टली डिसओबे कर दिया, अपने फायदे के लिए कन्वर्ट कर लिया, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। एक और एग्जांपल, एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। रेवेन्यू ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वो एक पब्लिक मनी होता है, जनता से पैसे कलेक्ट करना मतलब पब्लिक मनी कहलाता है। तो एक रेवेन्यू ऑफिसर पब्लिक मनी को कलेक्ट करता है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सपोज करो उसने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि वो गवर्नमेंट को उसमें से एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही होता है, बट उनके ऊपर भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो नीचे वाली पोजीशन के लोग होते हैं, इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो रेवेन्यू ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि तुम जो भी अमाउंट रिसीव करोगे एज अ रेवेन्यू, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट 10%, 15%, 20%, वॉट एवर इट मे बी, वो तुम स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 10-15% अमाउंट जो भी गवर्नमेंट ने उसको बोला है वो उन्हें पे कर दे। बट इस रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया, गवर्नमेंट को वो अमाउंट पे करने से मना कर दिया और उस अमाउंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो जो 10-15% एक्स्ट्रा था उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर ने काम किया है वो किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्यों किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रस्ट था उस पर कि ये व्यक्ति हमारे को हमें ये पेमेंट करेगा। बट उस व्यक्ति ने क्या किया, उस रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया, पेमेंट करने की जगह अपने फायदे के लिए उस पैसे को यूज कर लिया, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने वहां पे कर दिया। आप कहीं पे जॉब करते हो तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपका मालिक होता है, वो आपका एक प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ कहते हैं आपकी सैलरी में से काटता है। अब वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो पीएफ आपका काटा जाता है आपकी सैलरी के अंदर से, वो पीएफ को उन्हें भी डिपॉजिट करना होता है। कहाँ पे डिपॉजिट करना होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के अंडर उन्हें भी वो फंड डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो आपकी सैलरी से वो पीएफ कट कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड कट कर रहे हैं, तो आप तो ये ट्रस्ट कर रहे हो ना उनपे कि वो व्यक्ति आपकी सैलरी में से पीएफ कट करके पीएफ फंड में डिपॉजिट कर रहा होगा। अगर आपकी सैलरी से पीएफ कटेगा तो आप तो अपने मालिक पे, अपने एम्प्लॉयर पे यही ट्रस्ट करोगे ना कि वो आपका पीएफ कट करके पीएफ फंड में उसको डिपॉजिट कर रहा होगा। बट अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, वो आपकी तरफ से तो पेमेंट कट कर लेता है लेकिन पीएफ फंड में डिपॉजिट ही नहीं करता है, तो इस केस में आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने भी डिसऑनेस्टली आपके पीएफ का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, इसलिए उसने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, ठीक है। और यही सेम चीज पीएफ एक्ट पे भी अप्लाई होती है, यही सेम चीज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड पे भी अप्लाई होती है। कई बार आपका इंश्योरेंस के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट कट किया जाता है जिसमें आपका एम्प्लॉयर उस अमाउंट को डिपॉजिट करता है इंश्योरेंस फंड के अंदर, है ना। तो अगर उसमें भी होता है तो भी उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलेंगे।
चलिए अब आ जाइए पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो उसके लिए पनिशमेंट आपको क्या मिल सकती है। तो देखो, आपको मैंने ये तो बता दिया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता क्या है। इसमें आप एक चीज बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्ट की जाती है, कोई व्यक्ति आपको कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करके जाता है या आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता के जाता है और आप उस प्रॉपर्टी को अपने मिसयूज अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेते हो। तो इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए देयर मस्ट बी सम डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन बाय द पर्सन इन हुम कॉन्फिडेंस इज प्लेस्ड एज टू द कस्टडी और द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ऑफेंस सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको वो प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंटली कस्टडी या मैनेजमेंट के लिए दी गई। इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे, इंटरेस्टमेंट सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है, और दूसरा कि जिस पर्सन को इंटरेस्ट किया गया था वो उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर देता है या अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है, या डिसऑनेस्टली यूज करता है या डिस्पोज कर देता है, या विलफुली उस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है कि जिस चीज के लिए वो प्रॉपर्टी दी गई थी वो चीज फुलफिल ना हो, या जिस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी दी गई थी वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही आपने वहां पे फॉलो नहीं किया। जैसे कि वो रेवेन्यू ऑफिसर का मैंने बताया था आपको कि रेवेन्यू ऑफिसर को गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट पे बोला था कि तुम इसका 15% रेवेन्यू हमें दोगे, बट उस रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया, उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ दिया, बोले मैं नहीं दे रहा, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। ठीक है, अब आप इसमें ये समझो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है, मैंने आपको बताया था वो इनोसेंटली आ जाती थी, अपने आप आ जाती थी, और फिर आप उसको मिस अप्रोप्रिएट करते थे। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है वो कोई व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करके आपको दे रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी के आने का तरीका इज डिफरेंट। अच्छा, रिजॉइन कर दो फिर बताता हूँ आगे।